हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो पूरे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है उस सारे टूल्स को और सारे मेथड्स को हम लोग एक साथ यूज़ करेंगे, एक रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे और उस रिकॉम्बिनेंट को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद में हम लोग उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाइज करके उसको एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को इस टॉपिक में केवल और केवल ये देखना है कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। देखिए, सबसे पहले इसको एक फ्लोचार्ट के तौर पे देखते हैं कि किस तरीके से ये बना है। सबसे पहले हमने डीएनए लिया, उस डीएनए को काटा, किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। जब हमने डीएनए को काटा वो छोटे छोटे पार्ट में कट गया। उस छोटे से स्मॉलेस्ट सेगमेंट को एक प्रोसेस के द्वारा हम लोग देखेंगे इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि डीएनए नेकेड आई के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। तो इस प्रोसेस, ये सारी जो प्रोसेस है ये एजम्पशन है, सारी प्रोसेस ऐसी हो रही होगी मशीन के अंदर, ये मानते हैं और यही प्रोसेस होती है। लेकिन उसको एक फ्लोचार्ट के तौर पे आपको दिखाया गया है कि सबसे इनमें से छोटे डीएनए फ्रैगमेंट को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके लिए एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको फोटोकॉपी, जैसे हमने एक सेगमेंट, जैसे मान लीजिए एक लास्ट जीन है किसी ऑर्गेनिज्म का और उससे कोई दवाई बन सकती है। अगर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे उसी जीन पर और बाई चांस एक्सपेरिमेंट में हमसे कोई गलती हो गई तो फिर क्या हम वो जीन दोबारा पा सकते हैं? जबकि लास्ट ऑर्गेनिज्म बचा था, एक लास्ट चांस था हमारे लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस जीन की कई सारी मल्टीपल कॉपीज पहले ही बना लेते हैं उस जीन की, ताकि क्या हो सके कि हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट गलत हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम दोबारा से उसका यूज़ कर सकें। तो हमने क्या किया, उसको एम्पलीफाई करके उसको क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया। उसके बाद में वेक्टर के साथ एम्पलीफाई मतलब जीन की फोटोकॉपी बना देना, जीन की फोटोकॉपी बना सकते हैं हम लोग यहाँ से, और उसके बाद लाइगेट कर देते हैं वेक्टर के साथ में। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने जो छोटा डीएनए फ्रेगमेंट काटा उसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, वेक्टर के साथ। अब जो बन गया है इसको नाम दे दिया गया है रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करेंगे हम किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। और ये क्या है, दोनों की दोनों होस्ट सेल, मतलब कि होस्ट सेल ने डिवाइड होना स्टार्ट किया और होस्ट सेल के साथ में वेक्टर ने डिवाइड किया, और जो जिसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट हमारा डीएनए है। ठीक है, उसके बाद इसमें से हम लोग जीन को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर हम लोग उसको चेक करेंगे क्या जो जीन प्रोडक्ट हम चाहते थे वही मिला है हमको, नहीं मिला, या उसकी क्वालिटी बेहतर है कि नहीं है, और उसके बाद हम उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। ये प्रोसेस किन स्टेप्स में पूरी हुई है? ये स्टेप्स हैं पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। सबसे पहले सेल से डीएनए को निकालना मींस आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए निकाला है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करना, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद आइसोलेट करना, जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको आइसोलेट कर लिया, मतलब कि डीएनए फ्रेगमेंट को हमने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद में एम्पलीफाई कर दिया, मींस फोटोकॉपी बना दी जीन्स ऑफ इंटरेस्ट की, जीन ऑफ इंटरेस्ट की फोटोकॉपी बना ली, मतलब जो जीन हमको चाहिए है उसकी कई सारी फोटोकॉपीज बना ली। फोटोकॉपीज बनाने के बाद में उसको डीएनए के साथ में जोड़ दिया। डीएनए फ्रेगमेंट, किसके डीएनए फ्रेगमेंट, वेक्टर के साथ में जोड़ दिया। उस वेक्टर को हमने किसके अंदर इंसर्ट करा दिया, होस्ट के अंदर इंसर्ट कराया। होस्ट को कल्चर मीडियम के अंदर डाला, मींस होस्ट सेल को हमने खाना दिया, न्यूट्रिशन सारा दे दिया, पीएच वैल्यू उसकी सही रखी, हर एक चीज सही रखी। वो हमारा कल्चर मीडियम कहलाता है, ताकि वो क्या कर सके, ग्रोथ अच्छी कर सके, मींस अच्छे से डिवाइड हो सके। उसके बाद में जो डिवाइड हुए हैं उनमें से हमने अपने जीन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं उस जीन प्रोडक्ट को हमने निकाला, एक्सट्रैक्ट कर दिया डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट को। उसके बाद हमने चेक किया, चेक करने की प्रोसेस हमारी कहलाती है डाउन स्ट्रीमिंग। तो ये सारी स्टेप्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है या इनमें से मान लीजिए कोई स्टेप हटा दी गई और आपसे पूछा गया इनमें से बाद इसके बाद कौन से स्टेप होता है, तो आपको ये चीज़ या ये स्टेप्स एक के बाद एक बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन होता है या स्टेप्स पूछे जाते हैं, या तो इसके स्टेप्स पूछे जाएंगे, नहीं तो हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एम्पलीफिकेशन की जो प्रोसेस देखेंगे वो पूछी जाएगी। सबसे पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। देखिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए अगर देखें तो एक पूरी लाइन है, सेल से डीएनए को निकालना आइसोलेशन है, लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग होता है। किस तरीके से अलग होता है? देखिए, प्रोकैरियोट का एग्जांपल हमारा बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया होता है उसके चारों तरफ जो वॉल होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। वो बनी हुई होती है हमारी लाइसोसोम की, किसकी बनी, सॉरी पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। उसको अगर हमें तोड़ना है तो उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ये सेल वॉल को ब्रेक करेगा। मीन्स ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर ये क्या है, इसका डीएनए है। ये डीएनए को हमें यहाँ पे निकालना है तो पहले हमें सेल वॉल तोड़नी होगी। जब हम सेल वॉल तोड़ेंगे तो जिस एंजाइम के द्वारा इस सेल वॉल को तोड़ेंगे वो हमारा कौन सा है, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम के द्वारा हमने सेल वॉल को तोड़ा। सेल वॉल को तोड़ने के बाद में हमने देखा कि इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, ये जो भरा हुआ है ये क्या है, हमारा डीएनए है अंदर लिक्विड में, आरएनए भी मिलेगा, लिपिड भी मिलेंगे। ये सब सेल से बाहर निकल आते हैं। इनमें से हम डीएनए को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक। लेकिन यूकैरियोट का केस डिफरेंट होता है। यूकैरियोट के केस में प्लांट सेल है तो हम लोग प्लांट सेल को सेल वॉल तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। फंगस की सेल वॉल तोड़ने के लिए काइटिनेज का यूज करते हैं। एनिमल की सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम का ही यूज करते हैं। देखिए एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड की, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइसोजाइम का यूज किया जाता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि डीएनए किसके द्वारा यूकैरियोट में जुड़ा हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन। जो हमारा डीएनए होता है वो प्रोकैरियोट से इसीलिए होता है अलग क्योंकि हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड होने के बाद में धीमे धीमे न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम से क्रोमैटिन थ्रेड बनते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड जब क्वाइल्ड अच्छे से हो जाते हैं तो उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, डीएनए से कौन जुड़ी है, हिस्टोन प्रोटीन। क्या चीज जुड़ी है, प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए, प्रोटीएज। तो हमारी क्या चीज हट जाएगी, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से हट जाएगा। डीएनए से आरएनए हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आरएनएज या राइबोन्यूक्लियस का यूज करते हैं। हमने क्या किया, इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब ली, सेंट्रीफ्यूग वाली टेस्ट ट्यूब लेनी है। यहाँ पर वो टेस्ट ट्यूब नहीं जो हम लोग लैब में जनरली यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर जो टेस्ट ट्यूब डालते हैं, जो पिपेट डालते हैं, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। उसमें हमने सेल डाल दी और तीनों के तीनों जो एंजाइम्स हैं वो डाल दिए। आरएनएज को हटाने के लिए आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज, प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज। हमने क्या किया, मशीन में डाल दिया, उसको टेस्ट ट्यूब को बंद किया, मशीन के अंदर फिट कर दिया। मशीन क्या होगी, रोटेट होगी बहुत तेज। रोटेट होने पर ये मशीन अपने मॉलिक्यूलर वेट या डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ अपनी जगह पर बैठ जाएगी। प्रोटीन भारी होता है इसलिए सबसे नीचे, आरएनए हल्का होता है प्रोटीन से ऊपर, और डीएनए और हल्का होता है तो उससे ऊपर। डीएनए हमको जनरली नहीं दिखेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को एक प्रेसिपिटेट के रूप में लेने के लिए हम लोग चिल्ड एथेनॉल का यूज़ करते हैं। चिल्ड एथेनॉल का यूज़ करने पर डीएनए ऊपर की तरफ आ जाएगा। उसको एक लूप की सहायता से हम लोग टेस्ट ट्यूब से इस तरीके से ऐसे करके निकाल लेंगे। ये प्रोसेस कहलाती है स्पूलिंग। पूछा जा चुका है स्पूलिंग के बारे में, चिल्ड एथेनॉल का यूज़ क्यों करते हैं ये भी पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इससे 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं, एंजाइम के बेस पर मेन बन जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमने डीएनए निकाल लिया, इस डीएनए को हमने लाकर रख दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफ वूजेस आउट डीएनए। मीन्स जो हमने डीएनए को निकाला है उसको किस हिसाब से या किस तरीके से किससे कट करेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। और इसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। आप देखो, जो डीएनए निकाला मीन्स प्यूरिफाइड डीएनए, इनक्यूबेट किया जाएगा और एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब कि सारी कंडीशंस बढ़िया हो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उस डीएनए को हमने क्या किया, कट कर दिया। कई फ्रेगमेंट्स में कट हो गया। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा होता है और उस डीएनए में वो फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो रिपीटेड भी होते हैं, तो हमें उन सारे फ्रेगमेंट्स को हमने निकालना है। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस जगह पर जाएगा और क्या करेगा, उन पर्टिकुलर जीन्स को लेकर काट कर अलग अलग कर देगा, ठीक है, जो हमारे यूजफुल के लिए होंगे। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अच्छा हमें ये तो पता ही होता है हम किस जीन को यूज़ कर रहे हैं या कितना बड़ा जीन ले रहे हैं, उस हिसाब से हम किसको यूज़ करते हैं, वेक्टर को भी। देखिए हमने आपको बताया था वेक्टर की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। कोई वेक्टर कम जीन को ले जा सकता है उस सेल के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा जीन को ले जा सकता है। हम क्लोनिंग कर रहे होंगे तो हमको बहुत अच्छे से पता होगा
कि हमें कितने वेक्टर को कौन से वेक्टर को यूज़ करना है, मीन्स हमें पता होगा कितने जीन की हमें क्लोनिंग करनी है, कितने बेस पेयर्स की क्लोनिंग करनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम वेक्टर का यूज़ करते हैं, उसी सूटेबल वेक्टर को हम काटते हैं ताकि उस जगह पर हम अपने काटे हुए फ्रेगमेंट को आगे चल के जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग काट के उसको वेक्टर को अलग से रख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो बातें करी, एक आइसोलेशन ऑफ डीएनए, एक फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी उसमें हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन शॉर्ट में अलग से पूछा जा सकता है, नहीं तो उससे रिलेटेड या तो उसका डायग्राम बना हुआ एक आएगा या उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ जरूर ही आती है। थैंक यू वेरी मच।